नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम अटैच न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ गिरीश कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम अटैच न्यूज़। कोरोना काल के दौरान किसान और मजदूरों को हो रही तकलीफ़ों को लेकर आज क्राइम अटैच न्यूज़ की टीम ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय संयोजक सरदार BM सिंह से चर्चा की। चर्चा के दौरान कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई। दिल्ली से हमारे संवाददाता धनंजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, आज के समय में वर्तमान स्थिति जो किसानों की है, मजदूरों की है, सबसे पहले आप उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? आप कोरोना के अंदर देश को अगर किसी ने संभाला है, सेवा करी है, वो है किसानों ने। जब कोरोना डिक्लेयर हुआ था, लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था कोरोना के कारण, हर आदमी दुकानों पे गया था राशन लेने के लिए। कोई कपड़ा लत्ता लेने नहीं गया था, गाड़ी घोड़ा लेने कोई नहीं गया था, राशन लेने गए थे, क्योंकि खुराक के बिना किसी का गुजारा नहीं। और वो खुराक किसने उगाई है? किसान ने। उस किसान ने जो 20 साल से आत्महत्या कर रहा है, भरपूर खुराक लगाई उसने। और फिर उसके बाद में इस बार का जो गेहूं हुआ है, ये लॉकडाउन के पीरियड के अंदर थ्रेशिंग हुई है। और जो देहात के अंदर देखते हैं व्यूअर्स आपके, उनको सबको मालूम होगा, गेहूं के अंदर जब हम लोग थ्रेशिंग करते हैं, कंबाइन से अगर कटाते हैं तब भी, और कंबाइन से बहुत कम लोग कटाते हैं। इसलिए कम कटाते हैं क्योंकि उनकी जो मवेशी के लिए, गाय भैंसों के लिए जो चारा चाहिए, भूसा चाहिए, उसके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है। क्योंकि आज 80% गाँव जो हैं वो दूध के ऊपर निर्भर हैं, दूध बेचते हैं तो उनका गुजारा चलता है। तो वहीं पर जहाँ भूसे की बात आती है, तो भूसे जो है सीधा फेफड़ों के अंदर जो है, जो गर्दा है, फेफड़ों को मारता है। आपने देखा थ्रेशिंग करने के लिए आदमी पहले से ही, अब तो मास्क कब आ गए ना, गमछा बांध के आदमी करता था, गीला करता था, गुड़ फाड़ के रखता था, गुड़ खाता था। और वही साहस दिखाया अब, जब मालूम है कोरोना है, फेफड़ों की मार होने वाली है, उसके बाद भी गेहूँ निकाल के भंडारण भरा देश का। तो किसान ने बढ़िया काम किया। और किसान जो है मजदूर के बिना अधूरा है। आज मजदूर कौन है? एक आदमी के 4 बेटे हैं, 3 एकड़ ज़मीन है, अगली पीढ़ी में उसके मरने के बाद पौन एकड़ आएगा, 1-1 एकड़ आएगा। वो आदमी क्या करता है? या ठेके की ज़मीन किसी और से लेता है अपनी गुंजाइश बनाने के लिए, या अपनी ज़मीन ठेके पे देता है। जो भी ठेके पे देता है फिर बाहर जाके मजदूरी करता है। वो मजदूर, छोटा किसान मजदूर बन गया है। और वो आज पैदल चल रहा है 2-2 हज़ार किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। और आज मोदी जी 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं देश को। 20 लाख करोड़ के अंदर 1000 करोड़ रुपया अगर ये ट्रेनों पे निकाल देते, 10,000 ट्रेन खड़ी कर देते। 18,000 ट्रेन है हमारे पास देश में, सब बंद थी। 10,000 ट्रेन निकाल देते तो कम से कम 1.5 करोड़ किसान जो मजदूर हैं बाहर आ जाते। उनके लिए बिल्कुल सर, मेरा इसके साथ में आपसे मैं ये सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे वर्तमान सरकार है, भूतपूर्व में जो सरकारें आई, किसानों के नाम पर दम भरकर उन्होंने अपनी सरकारें बनाई। लगभग देश के अंदर किसानों की स्थिति परिस्थिति के ऊपर हर चाहे वो BSP हो, चाहे वो SP हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस, सब ने सरकार बनाई। लेकिन जब इस तरह की कोई स्थिति देश के अंदर आती है तो किसान और मजदूर क्यों पिसता है, और हर बार पिसता है? किसान और मजदूर पिसता है और आगे भी पिसेगा। कारण क्या है? क्योंकि किसान ना तो किसान है, जब इलेक्शन आता है वो जात बरादरी में उतर जाता है। जाट है, गुज्जर है, सैनी है, त्यागी है, कुर्मी है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, दलित है, फलाना ढिमकाना, वो किसान नहीं बनता है। वैसे ही मजदूर, जब मोदी जी ने कहा था नोटबंदी में अमीर गरीब बराबर हो जाएंगे, सब ने कहा भाई अब अच्छे दिन आ जाएंगे। ये जुमलों की जो राजनीति है उसमें फंस जाता है किसान और मजदूर। गरीब आदमी है, मेहनत करने वाला आदमी है, उसे ये अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब आज जैसे मैंने कहा था आपको, 6 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर 20 लाख करोड़ के 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर वो 1.5-2 करोड़ किसान, आप तो कहते हो कि 8 करोड़ जो हैं ये मजदूर थे जो आए हैं। 8 करोड़ लोगों का हिस्सा 20 लाख करोड़ के अंदर
1000 करोड़ नहीं है जो उनकी ट्रेनों से उनको छोड़ देते, पर उनके वोट से सरकार बनी है आपकी। वोट तो चाहिए, उसके अलावा कुछ मत मांगो। उसके अलावा किसको करेंगे? हम अपने दोस्तों को, यारों को, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा देखेंगे, क्योंकि मजदूर और किसान नेताओं को वापस कुछ नहीं देता, मांगता है उल्टा। और जो लाइसेंस ले के लूटते हैं किसानों को, मजदूरों को, हज़ारों करोड़ अपने लाखों करोड़ कमाते हैं, वो इनको चंदा दे देते हैं, उनसे ये दब जाते हैं और लाइसेंस दे देते हैं किसानों को लूटो, मजदूरों को लूटो। आप लूट रहे हैं ना आज। सर, आप तो शासन में, प्रशासन में रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लगभग भारत के अंदर किसानों के हर मुद्दे को प्रखरता से उठाते आए हैं और मुखर होकर आपने सरकारों के खिलाफ, शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी बात रखी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान स्थिति किसानों की है, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो, चाहे वो उनका अनाज, गेहूँ और जो राशन है वो सड़ रहा है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरह से बैलों ने लगभग किसानों की खेती समाप्त की है, बहुत बड़ा मुद्दा है यूपी के अंदर। मैं अभी भूतपूर्व में गया था, मैं जानकर आया हूँ। तो इन सारे विषयों पर किसानों की जो आज की स्थिति है, जो उनकी परिस्थिति है, उस पर आप अपनी तरफ से इंडिविजुअल लेवल पे जो आप किसानों की आवाज़ उठाते हैं और एक बड़े लेवल पर उठाते हैं, अच्छे शासन और प्रशासन के बीच में आप अपने विचार और सुझाव रखते हैं किसानों के अच्छे कामों को लेकर, तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आंकड़ों से किसी का पेट नहीं भरता। सरकारों की आदत है हर चीज़ में आंकड़े पेश कर देती हैं, और आजकल तो उन्होंने कह दिया कि 2019 में हमारी सरकार वापस आई क्योंकि हमने अच्छे काम किए, वरना वापस क्यों आते? हकीकत क्या है? हकीकत है राष्ट्रवाद पे वापस आई। पुलवामा हुआ, लोग शहीद हुए, आपने स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसका प्रचार इतना ज़्यादा हो गया, और किसान और मजदूर धरती माता को मानते हैं, और आपने उस धरती माता पे सवालिया निशान लगा दिया कि राष्ट्र खतरे में है, धरती माता खतरे में है, तो हर किसान और मजदूर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं वोट दूंगा। आपको इसलिए वोट नहीं दिया मोदी जी कि आपने बढ़िया काम किया। इसमें मार खा जाता है किसान, जज्बाती होता है, खुद भूखा रहता है और दूसरों को खाना देता है, दूसरों का पेट भरता है। किसान वो चीज़ है जिससे खिलवाड़ हो रहा है आज, क्योंकि वो बचपन से सिखाया जाता है उसको। हमारे घरों में क्या है, बचपन से सिखाया जाता है, अगर आपका खाना बना है और मेहमान आ जाए, खाना केवल आपके लिए है, आप मेहमान से पूछो खाना खाया? बोले नहीं खाया। बोले हमने तो खा लिया, तेरे हिस्से का बचा हुआ है, खुद भूखा रह जाएगा। ये हमारे संस्कारों में है। बिल्कुल सर, और इसके साथ में आपका एक जो विकट परिस्थिति है, आप जैसा जानते हैं कि देश के अंदर जो किसान जिस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का विदर्भ हो, वहाँ का आंकड़ा अगर आप देखें, चौंकाने वाला आंकड़ा है। जिस किसान को हम अन्नदाता के रूप में सारा देश जानता है, लगभग हम बातें तो उनके लिए बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आप देखिए कर्ज के दबाव में आके विदर्भ में, या पानी के अभाव में आके, या ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों की, जिसके अभाव में आकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या का जो रेट है, रेशियो है, वो इस समय इस वर्तमान सरकार में भी बढ़ा है। काफ़ी स्थिति उनकी बहुत ही, और ख़ासकर महाराष्ट्र की स्थिति में अगर मैं बात करना चाहूँ, आप पूरे देश और दुनिया जाते हैं, घूमते हैं, किसानों की बात रखते हैं, तो विदर्भ की जो स्थिति है वो आज भी वही की वही तस की मस बनी हुई है। वहाँ पे किसानों का जो बहुत बुरा हाल है पानी के लिए, या उनकी और भी एग्रीकल्चर लैंड जो उनकी बर्बाद हो रही हैं कर्ज की वजह से। तो इन सब विषयों पर सरकार को क्या करना चाहिए? और आप कुछ अध्यादेश की बात बता रहे थे, 3 अध्यादेश सरकार ने किसानों के फेवर में जो डाले, आप उसके बारे में हम चाहते हैं आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। पहली चीज़ तो पुरानी बात मैं ख़त्म कर लूँ। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, दूसरा पॉइंट बताना था। दूसरा पॉइंट, पहले तो मैंने कहा कि किसान नहीं है, और आपको जो है राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर वोट मिल गया। इसका रास्ता क्या है? दूसरा पॉइंट है कि रास्ता क्या है, और वही आपका महाराष्ट्र का भी कवर, पूरे देश का कवर हो जाएगा कि रास्ता क्या है। रास्ता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग खेती करते हैं, अपनी फसल बेचते हैं, बीच में कहीं ना कहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ गई कि किसान को जो है व्यापारी लूटता है, एक मिनिमम आना चाहिए, न्यूनतम रेट आना चाहिए कि इससे कम नहीं बिकेगा। और न्यूनतम कैसे तय होता है? हमारे इनपुट से, इनपुट कॉस्ट से, जो हमारा उत्पादन का जो हमारा कॉस्ट होता है उस पर डिपेंड करता है कि उत्पादन कैसे होता है। डीजल है, खाद है,
बीज है, लेबर है और साथ साथ आपका बिजली है। ये मेन चीज़ें हैं। लेबर भी आप तय करोगे कि इससे कम कोई देगा नहीं, मिनिमम लेबर भी होगी तो उससे कम आप दे नहीं सकते। खाद का रेट आपने तय कर दिया, बिजली आपने 3-3 बार बढ़ा दी एक साल के अंदर। पर जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप तय करते हो, गेहूं का क्या होगा, चावल का क्या, धान का क्या होगा, या जो 24-25 आपने जो उसमें आपकी वैरायटीज़ हैं, आपने जो उपज का बनाया है, उसको आप मैंडेटरी नहीं करते, अनिवार्य नहीं करते आप। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, मक्का पूरे देश में लगना चालू हो गया। आज मक्के का रेट था 1760 रुपये क्विंटल पिछली बारी, अब आपने बढ़ा के उसको 1850 कर दिया। आज हम बैठे हैं, पूरे देश में सत्याग्रह हो रहा है मक्का के ऊपर, और आपको मैं दे भी दूंगा पर्चियां, परसों की 3 दिन पहले 960 रुपये, 950 रुपया, 1000 से कम मक्का बिक रहा है। तो एमएसपी का क्या फ़ायदा हुआ? अगर हम डीजल कम नहीं ले सकते, खाद कम नहीं ले सकते, लेबर कम नहीं दे सकते, बिजली कम नहीं दे सकते, तो जो आपने तय किया है, हमारा जो कम देगा उसको जेल भेजो ना, तो फिर आत्महत्या नहीं होगी। मुझे अगर आधा रेट मिलेगा, मेरी उपज लगाने का रेट तो बढ़ते जा रहा है, और जो मुझे मिलना है रेट वो कम मिलेगा, तो कैसे चलेगा काम? वही आप गेहूं का देख लो, अभी 1925 रुपये रेट था। कोरोना से, महामारी से लड़के के लोगों ने बाहर गए, साहस दिखाया, गेहूं निकाला। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, पूर्व उत्तर प्रदेश 1400-1500 में बिका। मध्य प्रदेश में आज भी 6-6 दिन की ट्रॉलियां लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। जिस किसान के पास ट्रॉली नहीं है वो 1000 रुपये ट्रॉली किराए पे लेके आता है रोज का। 6 दिन की 6000 तो उसका ट्रॉली का रेट हो गया। वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? एक ट्रॉली में कितना आता है? मुश्किल से 60 क्विंटल। और अगर उसका 6000 निकल जाएगा तो क्या बचेगा उसका? 100 रुपये तो वही निकल गया उसका, 1000 रुपये क्विंटल तो वही निकल गया उसका। 100 रुपये क्विंटल का निकल जाता है। तो यही चीज़ें जो हैं, आज हमें कुछ नहीं चाहिए, ना प्रधानमंत्री से ना देश से। जो आपने तय किया है उसको लागू करो, और जो आपने वायदा किया था 2014 में पूरे देश के साथ, और महाराष्ट्र में जाके प्रधानमंत्री ने, हमारे साथी हैं राजू शेट्टी, उनकी मीटिंग में कहा था कि 1.5 गुना लागत का दाम देंगे स्वामीनाथन का। दे दो ना। आज स्वामीनाथन का रेट होगा तो 400-500 रुपये क्विंटल का फर्क पड़ेगा एक एकड़ में। 400-500 रुपये क्विंटल फर्क पड़ेगा, 400-500 रुपये का फर्क पड़ेगा एक क्विंटल पर। और अगर हमारा 20 क्विंटल गेहूँ हुआ, 20 क्विंटल धान हुआ, तो 10,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। 10,000 का अगर फ़र्क पड़ता है एक एकड़ में, एक फसल में, एक एकड़ का अगर हुआ तो पूरे देश का आप लगा लीजिए 3-4 लाख करोड़ का फ़ायदा होगा। किसान घर पे बैंकों में पैसा नहीं रखता है। किसान क्या करता है? किसान जो अपना पैसा है वो लागत तत्काल मार्केट में लगाता है। और आपका जो आज कोरोना के बाद इतना बुरा हाल हो रहा है इंडस्ट्री का, अगर किसान खड़ा हो गया, 3-4 लाख रुपए की उसके पास डिमांड आ गई, खरीदने की कैपेसिटी आ गई, तो आपका उद्योग भी बढ़ेगा। उद्योग को जितना पैसा दे दो, एमएसएमई को पैसा दे दो, फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सप्लाई तो कर देगा, पर डिमांड कहाँ है? सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसान हैं उनका भी लगभग इसी तरह की स्थिति उनकी बनी हुई है। और मैं ऐसे ही एक किसान से बात कर रहा था, तब मुझे पता चला कि उनके अनुसार जो चौधरी चरण सिंह जी थे, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने किसानों के बारे में जितना काम किया, जितना उनके विचारों को समझा, उनकी समस्याओं को समझ के काम किया, उतना अभी तक इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री या राजनेता किसानों के बारे में नहीं सोचता। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, चौधरी साहब तो मसीहा थे, और आज भी 3 दिन पहले जब उनकी पुण्यतिथि थी, सबने मनाई, और चौधरी साहब ने बहुत अच्छे काम किए। पर ज़्यादातर काम चौधरी साहब के जो हुए, ज़्यादातर का सारे काम जो हुए हैं जब वो सरकार में थे। सरकार के बाहर रहते तो मुझे याद नहीं, बस सरकार में रहे। मेरा लक्ष्य अलग है, सरकार हो या नहीं हो। मैं ये नहीं चाहता कि आज जब कभी दिक्कत आती है गन्ना किसानों को, किसी को दिक्कत आती है, तो आदमी कहता है कि भाई चौधरी साहब होते तो अच्छा होता, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत होते तो अच्छा होता। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद लोग कहें कि वीएम सिंह होता तो काम चल जाता। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद लोग कहें वीएम सिंह ये कर गया, अब ये दिक्कत नहीं आने की। ऐसे कानून बन जाएं कि 50 साल हम रहे नहीं रहे, किसान खेती करता रहे, और जो जीविका नहीं मिल रही है, आपके साथी जो हैं
आज साथ ही मैं जो कहता हूँ, आज जो नौजवान हैं उनकी शादियाँ नहीं हो रही गांव के अंदर। क्यों? खेती करता है, बाप खेती करता है लड़की का, पर अपनी लड़की का हाथ एक चपरासी के बेटे को देने को तैयार है, वो खेती वाले को नहीं। मैं चाहता हूँ खेती में इतना पैसा आ जाए, घाटे का सौदा नहीं मुनाफे का सौदा हो जाए, कि जीविका बन जाए लोगों की, अगली पीढ़ी जो है खेती में वापस आ जाए। और देश आज 140 करोड़ होने वाले हैं हम। अगर खेती नहीं होगी तो कहाँ से खाओगे? नोट खाओगे, क्या करोगे? तो खेती को जिंदा रखना है। अगर खेती को जिंदा करना है, नौजवानों को जीविका देनी है, तो खेती को मुनाफे का सौदा बनाना पड़ेगा। उसी में हम कोशिश कर रहे हैं। चौधरी साहब ने अपने समय के लिए किया, हम अपने समय के लिए कर रहे हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है जो इन्हें मान सम्मान नहीं देती, उनके विषय पर आप क्या कहना चाहिए? पहली चीज़ तो आपको बताना चाहूँगा, आपने इतना कुछ कह दिया, पर एक चीज़ उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो आपको शायद नहीं मालूम होगा, तो आपने नहीं कहा। हम सबसे बताते हैं कि ये करना है, जब नहीं करते हैं तो कोर्ट के माध्यम से करा देते हैं। और आज उत्तर प्रदेश के आपने गन्ना किसान की बात करी, एक एकड़ पे कम से कम उनका 3-3 लाख रुपया उनका या तो बचा है, उनको फ़ायदा हुआ है और डेफर पेमेंट भी मिला है। और आगे के लिए जब उनको इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कोर्ट की लड़ाई के बाद हम जीत चुके हैं, तो उनका जो आज होता है 1 साल बाद मिला, 6 महीने बाद मिला, तत्काल पेमेंट मिलेगा। क्यों? अगर 15% ब्याज उनको देना पड़ेगा, उनको लोन मिलता है 10% पे, 11% पे, तो एक दिन भी लोन हमारा पैसा रोकेंगे नहीं वो। और जहाँ तक सवाल उठता है नौजवानों का, इसी मुद्दे पे वापस आएँ। 400 क्विंटल अगर गन्ना हुआ, जो कॉम्बोटोर की वैरायटी है 238, आज 500-600 क्विंटल निकल रहा है 1 एकड़ में। 400 क्विंटल भी हुआ, 1.5 गुना लागत का दाम अगर 450 रुपये के हिसाब से मिला, जो आज 315 रुपये मिल रहा है, वो भी कब मिलेगा मालूम नहीं। तत्काल पेमेंट मिल जाए, 2-2.25 लाख रुपया एकड़ का किसान के घर में अगर आ जाएगा, तो नौजवान लाला की नौकरी करने बाहर नहीं जाएगा, वो अपने खेत में नौकरी करेगा, अपने खेत में काम करेगा, जीविका अच्छी मिलेगी, वही कपड़े ढंग से कपड़े पहन के खेती करेगा। तो आज मैं वही चाहता हूँ कि नौजवान को आज नौकरी नहीं मिलने की, जिनके पास नौकरी थी भी, कुछ तो आ गए वापस नोटबंदी के बाद, और कुछ वापस आ जाएंगे कोरोना के बाद। क्या करेंगे? डिप्रेशन में जाएंगे, नशे में जाएंगे, क्राइम में जाएंगे, किस में जाएंगे वो? ये बच्चे हमारे हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा फिर? उनके लिए अगर खेती को जिंदा कर देंगे, खेती एक में अगर लग जाएंगे वो, तो फिर उनकी जीविका बन जाएगी, उनकी आगे पीढ़ी भी होगी, शादी भी होगी। क्योंकि अगर जीविका अच्छी होगी, मेरे जैसे लोग IAS में जा सकते थे, छोड़ दिया, नहीं गए, कहीं भी जा सकते थे, खेती की। उस समय हमारे पिता बोलते थे, बेटा खेती छोड़ी तो लात तोड़ दूंगा। आज बाप बोलता है, बेटा खेती करेगा तो लात तोड़ दूंगा। फर्क देखो ना ये। तो खेती को जीवित करना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूं कि सरकारों को रॉकेट साइंस नहीं है। MSP को लागू कर दो, कंपल्सरी कर दो, मैंडेटरी कर दो, अनिवार्य कर दो, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं। और MSP को बना दो C2 वाला, जिसमें गन्ने का रेट 450 मिलेगा, जिसमें आपको धान का रेट 2400 मिलेगा, गेहूं का रेट 2400-2500 मिलेगा। हर चीज़ का रेट जब बढ़ जाएगा, वही पैसा देश के लिए आएगा। हमारी बाइंग कैपेसिटी, परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी किसानों की, और वही जो सप्लाई करेंगे लोग, हम खरीद पाएंगे, तो देश भी उन्नति करेगा। देश की उन्नति चाहिए तो ये नौजवानों के माध्यम से, उनके कंधों से होगी। और नौजवानों को रास्ता दिखाना पड़ेगा खेत के थ्रू, बाहर नहीं। तो ये थे हमारे साथ BM सिंह साहब जी, जो कि किसानों के मुद्दों को हमेशा ऐसी प्रखरता के साथ रखते रहे हैं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी हैं। चलिए देखते रहिए क्राइम अटैच न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ।